Civil Services पाठशाला. Success is a journey, not a sprint. फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का हम वीडियो लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें ऑलरेडी हमने जो है कि 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह उस सीरीज की तीसरी वीडियो है और इसमें जो है कि हम 20 से लेके और जो है कि 36 पेज तक ना जो लास्ट तक है, इस पूरे पेजेस को इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या है, हमारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, जिसको जो है कि 1921 में 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को स्थापित किया गया था। और ये किस तरीके की बॉडी थी? एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, इसका जो कि प्रोविजन था एस्टेब्लिश करने का किसमें था? 1919 का जो एक्ट आया था हमारा, 1919 का जो एक्ट आया था हमारा, इसी के अंदर ये प्रोविजन था कि इसको एस्टेब्लिश करना है। बाकी इसको एस्टेब्लिश कब कर दिया गया? 1921 में। और एक एडवाइजरी बॉडी थी और इसमें जो है कि दिल्ली पैक्ट हुआ था जो कि 1932 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड किया गया, जिसमें जो है कि प्रिंसेस विथ सम प्रोटेक्शन, जिसमें जो कि प्रिंसेस जो थे इसके अंदर में जो भी, उनको कुछ प्रोटेक्शन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की मांग की गई दिल्ली पैक्ट 1932 के अंदर में। ठीक है, इसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में हमने एक यहाँ पे डाटा डाल रखा है। ठीक है, एक चार्ट है, इस चार्ट में देख सकते हो ना। इसको एस्टेब्लिश किया गया रॉयल प्रोक्लेमेशन के द्वारा, किंग की जॉर्ज पंचम के द्वारा। और इसमें जो है कि जो भी प्रिंसिपल स्टेट थे, उनके जो है कि उनके वॉइस को, उनके कंसर्न्स को उठाने के लिए इसमें प्रिंसेस होते थे। और ये कंटिन्यू 1947 तक कंटिन्यू था। ठीक है, और इसमें भी कुछ इसमें डिफरेंट टाइप के कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट है हमारा बारदोली रिजोल्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस 1922। ठीक है, 1922 में बारदोली रिजोल्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया। इसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया? क्योंकि जो है कि 1922 में जो है कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से जो है कि एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, इसलिए जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसमें जो है कि इसके बाद से जो है ना, एकदम बहुत ही, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट हो गया था, किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं था। तो कुछ वर्क को आगे बढ़ाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या हमारा? नागपुर फ्लैग सत्याग्रह कब? 1923 में। नागपुर फ्लैग सत्याग्रह जो है कि 1923 में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। जब जो कि गांधी जी जेल में थे, गांधी जी जेल में जब थे, तो सरदार पटेल के द्वारा जो है कि नागपुर फ्लैग सत्याग्रह को 1923 में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज क्या था? अगेंस्ट द लॉ बैनिंग रेजिंग ऑफ इंडियन फ्लैग। ठीक है, जो है कि बैन लगा दिया गया था डिफरेंट टाइप्स के इंडियन फ्लैग्स को, आप जो है कि होस्ट नहीं कर सकते हो। इसी के अगेंस्ट जो है कि सरदार पटेल ने नागपुर फ्लैग सत्याग्रह 1923 स्टार्ट किया था। स्वराज पार्टी के बारे में देख लेते हैं, जिसको जो है कि 1923 में स्थापित किया गया था। जब गया सेशन में जो कि 1922 में, ठीक है, 1922 गया सेशन में जो कि जब स्प्लिट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद से स्वराज पार्टी स्टेब्लिश किया गया। इसमें कौन थे? वो प्रो चेंजर्स थे, जिनको जो है कि प्रो चेंजर्स कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, सिया दास थे, हाकिम अजमल खान थे। इनको बोलते हैं हम लोग प्रो चेंजर्स। ठीक है, जो कि इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे ब्रिटिश रूल के अंदर में, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो कौन से? प्रो चेंजर्स। इसी में एक धड़ा ऐसा था जिसको हम बोलते हैं नो चेंजर्स। इसमें कौन कौन से थे? सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे। जिनका पर्पज़ क्या था? वो बोलते थे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पे हमारा फोकस होना चाहिए, और वो काउंसिल एंट्री का जो है कि विरोध करते थे कि काउंसिल एंट्री हमको नहीं करना है। तो नो चेंजर्स कौन थे? जो काउंसिल एंट्री का विरोध कर रहे थे। और प्रो चेंजर्स कौन थे? जो काउंसिल एंट्री में इलेक्शन के थ्रू एंट्री चाहते थे। ठीक है, तीन दो तरीके का धड़ा था। एक धड़ा इसमें क्या था? एक धड़ा था जो जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू थे, बोस थे, इन्होंने बनाया गया था सोशलिस्ट, इसके अंदर में था। और ये क्या था? ये दो प्रो और नो चेंजर्स दोनों के अगेंस्ट थे। इनका जो है कि पूरा का पूरा फोकस क्या था? पूर्ण स्वराज का डिमांड करना। ठीक है, जब कांग्रेस जो है कि स्प्लिट हो गया, तो उसके बाद से जो है कि देखिए ना, सॉम मेंबर्स ऑफ प्रो चेंजर्स, ठीक है, जिनका नाम क्या था? अली ब्रदर्स एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली, अजमल खान एंड प्रताप। ठीक है, कौन कौन से मेंबर थे? प्रो चेंजर्स के कुछ मेंबर्स कौन थे? अली ब्रदर्स थे, जिनका नाम शौकत अली है, मोहम्मद अली है, अजमल खान है, और प्रताप गुहा रो है, जो कि काउंसिल एंट्री में एंट्री चाहते थे इलेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? इंटरनल डिवीजन आफ्टर डेथ ऑफ सिया दास। सिया दास जो है कि इनका डेथ कब हो गया था? 1925 में इनका डेथ हो गया था। इसके बाद से जो है कि इसके अंदर जो है कि इंटरनल डिविजन्स हो गए। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिविजन में क्या हुआ? एक रिस्पॉन्सिविस्ट थे, जो कोऑपरेट कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ।
और हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। इसमें कौन कौन से थे? मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय और एनसी केलकर जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे स्वराज पार्टी के अंदर में ही। नेक्स्ट क्या थे? हमारे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे जो कि मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये जो है कि मर्ज हो गया, फिर से जो है कि स्वराज पार्टी मर्ज हो गया 1930 में, कांग्रेस के साथ जो है कि मर्ज हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के साथ स्वराज पार्टी का मर्जेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा वाईकोम सत्याग्रह जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 में 1924 में वाईकोम सत्याग्रह हुआ था। और इसके जो है कि किसने इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था? ये थे के कलप्पन। ठीक है, के कलप्पन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें जो है कि पेरियार, ठीक है, पेरियार और गांधी जी दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस देख लेते हैं। इसको इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि जो अनटचेबिलिटी होती है, ठीक है, और जो है कि अनटचेबल लोग को जो है कि टेम्पल एंट्री में बैन था, इसको स्टार्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट जो है कि ये वाईकोम सत्याग्रह 1924 में केरला में, ठीक है, केरला में जो है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके हीरो कौन थे? के कलप्पन थे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या हमारा कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1924 में हुआ था। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1924 में हुआ था, हमने ऊपर देखा अभी। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ये अगेंस्ट कम्युनिस्ट के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, विच आर एवोरेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था? नेक्स्ट इसमें क्या है? बाय कम्युनिस्ट नॉट एचआरए। ठीक है, कम्युनिस्ट के द्वारा ये हुआ था, एचआरए के द्वारा ये कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस नहीं हुआ था। इसके कुछ मेंबर्स कौन कौन से थे? एम एन रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, ऐसे डंगे थे, शौकत उस्मानी थे और नलिनी गुप्ता। ये जो है कि कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1924 में हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है, इसके मेंबर्स थे। इसके साथ साथ कुछ और मेंबर क्यों देख लेते हैं। इसमें क्या था? सिंगवेलू चेतियार, गुलाम हुसैन। ठीक है, इनको जो है कि सबको जो है कि पकड़ लिया गया था। अब एचआरए देख लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। और इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सचिन सन्याल। ठीक है, इसको एज ए किस तरीके से फॉर्म में एस्टेब्लिश किया गया था? इसको वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस फॉर्म में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसने एक चीज़ बोला था कि हम जो कि इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस की जो है कि बात रखी। इसी ने जो है कि काकोरी रॉबरी जो कि 1925 में हुआ था, इसको जो है कि कंडक्ट किया था। इसमें कौन कौन से थे मेंबर? इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह थे, जिनको जो है कि हैंग लटका दिया गया था, फांसी भी लटका दिया गया था। इसके बाद से एचएसआरए को देख लेते हैं। एचएसआरए को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1928 में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा, जो कि तीन लोगों ने मिलकर एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को 1928 में एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या हमारा लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस कब हुआ था? ये लाहौर कॉन्स्पिरेंसी कब हुआ था? 1928 में। इसमें कौन कौन से इसके इसमें थे लोग? इसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, इन्होंने जो है कि सैंडर्स जो था, ठीक है, इस पर जो इनको मारने का ट्राई किया था। और सैंडर्स ने क्या किया था? इसने लाठी चार्ज में जो है कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गया था। ठीक है, सैंडर्स ने बोला था कि लाठी चार्ज करो, जिसमें जो है कि लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चंद्रशेखर प्रसाद आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद से बॉम्ब ऑन असेंबली, ठीक है, कब फेंका गया था? 1929 में दिल्ली में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको 1925 में तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट कास्ट बाइस ऑफ ब्राह्मण्स, इसके अगेंस्ट जो है कि इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। खुदी आरोसू जो है कि एक जर्नल था, इसको स्टार्ट किसने किया था? ईवी रामास्वामी नाइकर ने स्टार्ट किया था, पेरियार ने स्टार्ट किया था 1910 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुदी आरासू जर्नल का संबंध किससे है? ईवी रामास्वामी नाइकर से है। कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1925 में। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पंजाब नौजवान भारत सभा। ठीक है, पंजाब नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? भगत सिंह ने 1926 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, महासत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में हुआ था। किसके द्वारा? महासत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा। और ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। ठीक है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। इसमें क्या था? अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू यूज वाटर फ्रॉम द कॉमन वाटर सोर्सेज लाइक टैंक्स। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है कि महासत्याग्रह 1927 में अम्बेडकर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो एक तरीके का एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, जो है कि फ्रीडम फाइटिंग के
दौरान एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या था हमारा इंडियन मर्चेंट चैम्बर, इसको 1907 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम क्या था? इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको एसोचैम बोलते हैं। एसोचैम बोलते हैं इसको, एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। टिक्की जो है कि अभी भी जो चल रहा है इसमें, अभी भी ओरिजिन में है, ठीक है। यह है 1927 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी बाय जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसमें जो है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑल कैपिटलिस्ट का, जितने भी कैपिटलिस्ट का थे सबका जो रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते थे। नेक्स्ट क्या हमारा बम्बे प्लान, जो है कि 1944 और 45 में, ठीक है, बम्बे प्लान लाया गया था। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे? ठीक है, इसमें जो है कि 8 कैपिटलिस्ट थे इंडिया के, जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद से एक साथ आए कंट्री के जो है कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें बम्बे प्लान के अंदर में प्रोविजन था। उन्होंने क्या एडवोकेट किया कि स्टेट टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी, ठीक है, थ्रू प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग। इन्होंने रैपिड जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया और एम्फेसिस ऑन द हैवी कैपिटल गुड्स एंड द बेसिक इंडस्ट्रीज पे जो कि इनका फोकस था। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल सर्विस एंड रिफॉर्म्स, ठीक है, क्या था? एजुकेशनल रिफॉर्म था इनका, लैंड रिफॉर्म किया, ऑन कोऑपरेटिव इन फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 1927 में एस्टेब्लिश किया गया। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस को 1927 में एस्टेब्लिश किया गया। और इसमें क्या क्या थे? इसमें प्रजामंडल था ऑफ स्टेट्स केम टुगेदर, ठीक है, एस्टेब्लिश इन 1927। 700 पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट अटेंड किया था। इसके मेंबर कौन कौन से थे? बलवंत राय मेहता, मानिक लाल कोठारी और जी आर अभयंकर, ठीक है। और 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका एज ए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए थे। AISPC का प्रेसिडेंट के रूप में जवाहरलाल नेहरू को अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम क्या है? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा साइमन कमीशन, जो है कि 1927 में भारत आया था। इसको को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 वॉल्यूम थे, ठीक है, 2 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया। इसमें जो है कि यूनियनिस्ट, ठीक है, यूनियनिस्ट थे और जस्टिस पार्टी थे, उन्होंने इसको अपोज नहीं किया था, इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। इसमें प्रपोजल्स क्या क्या थे? प्रपोजल थे कि इसमें एबोलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल डायरेक्टरी को एबोलाइज कर देना है, साथ में रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सेंटर, ठीक है, गवर्नर जनरल टू हैव पावर, ये प्रोविजन था। सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड्स को रिटेन रखा गया है इसमें, ठीक, साथ ही साथ में इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज, जो भी इंडियन आर्मी के मेंबर्स थे उनको इंडियनाइज करने की इसमें बात कही गई, इसमें साइमन कमीशन 1927 के में। इसके बाद से नेहरू रिपोर्ट आया, ठीक है, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था। डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेट ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आप लोगों को बार बार इसमें राउंड कर रहा हूँ। इसमें क्या था? इसके द्वारा मोतीलाल नेहरू की तरह लाया गया। ये जो क्या था? फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू ड्रॉप ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया 1928 में बाय मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके अदर मेंबर्स कौन कौन से थे? ये थे SC बोस, तेज बहादुर सप्रू। ये एप्लीकेबल किस पे था? ओनली ब्रिटिश इंडिया, प्रिंस स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं था नेहरू रिपोर्ट। और इसमें दिल्ली प्रपोजल जो है कि 1927 में लाया गया, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल 1927 में लाया गया। किसके द्वारा ये लाया गया था? मुस्लिम लीडर्स मेट मोतीलाल नेहरू सजेस्ट फ्यू प्रपोजल्स टू बी इंक्लूडेड इन नेहरू रिपोर्ट। मुस्लिम लीग ने कुछ कुछ सजेशन देने के लिए जो कि नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड करने की बात कही। दिल्ली प्रपोजल 1927 लाया, ठीक है। इस प्रपोजल में क्या क्या था कि 1/3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, ये कुछ प्रोविजन थे जिसमें जो है कि मुस्लिम लीग ने अपने डिमांड को रखा। तो दिल्ली प्रपोजल किसने लाया? 1927 में मुस्लिम लीग के लीडर्स के द्वारा लाया गया। इसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे नेहरू रिपोर्ट में? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात की गई, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम की बात की गई, यूनिवर्स एडल्ट सफरेज की बात की गई, ठीक है। ये कुछ प्रोविजन थे नेहरू रिपोर्ट के, जिसको देख लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। इसमें जो है कि 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट में कितने फंडामेंटल राइट्स की बात की गई? 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? इक्वल राइट्स फॉर वोमेन,
यूनिवर्स एडल्ट सफरेज राइट टू फॉर्म यूनियन, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर इसके साथ ही साथ ये भी बात बोली गई कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड द प्रोविंशंस पे जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होगा और रेजिड्यूरी पावर जो है कि सेंटर के पास होगा। ठीक है, ये सब प्रोविजन थे अच्छे खासे। जो ये 14 पॉइंट थे, ये जो है कि जिन्ना के द्वारा जो है कि ठीक है, जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो नेहरू का जी का प्रपोजल था, इसको जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसने जिन्ना जी ने 14 पॉइंट्स एक इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने अपने डिमांड्स को नेहरू रिपोर्ट के सामने रखा। तो 14 पॉइंट्स का संबंध किससे है? जिन्ना जी से है। फिर जो है कि कुछ इसमें और प्रोविजन थे, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। इसमें बारदोली सत्याग्रह देख लेते हैं, कब 1928 में आया था। ठीक है, इसके द्वारा वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जो गुजरात में हुआ था, जो पीजेंट ने ठीक है किया था। और इसी के दौरान जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के पीजेंट्स के द्वारा, किसानों के द्वारा। इसके बाद से पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल 1929 में आया था, जिसके प्रोटेस्ट के लिए जो है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कौन कौन से बिल थे? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के को प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया था। ठीक है, इसके बाद से जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस देख लेते हैं, कब आया था? 1929 में आया था, 1929 में। इसमें जो है कि 29 इंडियंस एंड 2 इंग्लिशमैन, ठीक है, वो अरेस्ट कर लिया गया। और इनका अरेस्ट किस बेस पे किया गया? इनको बोला गया कि इनका कम्युनिस्ट से एफिलिएशन है, ठीक है, एफिलिएशन है। और इसमें जो है कि कोई असैसिनेशन मतलब किसी को मारने का प्लान नहीं था, ठीक है, और ना ही कोई रेड वगैरह कुछ की गई थी। इसका संबंध ये था कि इनको जो है कि कम्युनिस्ट एफिलिएशन के तक के बेस पे अरेस्ट कर लिया गया और उनका ट्रायल चला। इसमें सर तेज बहादुर सप्रू और के एन काटजू ने कन्विक्ट्स को रिप्रेजेंट किया। किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और के एन काटजू ने जो भी कन्विक्ट्स थे उनको रिप्रेजेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा इरविन डिक्लेरेशन, जो कि 1929 में आया था। ठीक है, 1929 में कौन क्या आया था? इरविन डिक्लेरेशन आया था। इसमें जो है कि इसमें क्या बोला गया है कि क्लियर डेट द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फैसिलिटेट इंडियन अटेनिंग डोमिनियन। इसमें भी फिर से अगेन जो है कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई इन फ्यूचर में, और इसी को जो कि दिवाली डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि दिवाली डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं हम लोग? इरविन डिक्लेरेशन को हम लोग जो है कि जो कि 1929 में आया था, इसी को हम लोग जो कि दिवाली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? चुनिंगम सर्कुलर, ठीक है, जो कि 1930 में आया था। इसमें भी कुछ बात की गई। इसमें क्या बात की गई? इसमें क्या टू कर्ब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए चुनिंगम सर्कुलर जारी किया गया, ठीक है। और इसी ने जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल को असम में एक आकार दिया। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन कब? 1930 में आया था। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन 1930 में आया था। किसके द्वारा? बाय रेनी नॉल्ड रिनॉल्ड्स, बाय रेनी नॉल्ड रिनॉल्ड्स के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन 1930 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका पर्पस क्या था कि जो भी गांधी जी के वर्क है वो जो कि ब्रिटिश पब्लिक के सामने लाने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका पब्लिकेशन क्या था? फ्रेंड ऑफ इंडियन एसोसिएशन का पब्लिकेशन क्या था? यह था इंडियन बुलेटिन, इसके द्वारा पब्लिश की जाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है कि स्टीरलिंग और ओमेन ने बहुत अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया था। और इसको जो है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और इसमें एक्टिव रोल किसका था? कल्पना दत्ता, बीना दास और प्रीतिलता वाडेकर, ये जो कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। ये सारे के सारे वोमेन्स थे। अब दिल्ली मैनिफेस्टो कब आया था? दिल्ली मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो 1919 में आया था, ठीक है। और इसमें भी कुछ स्पेशल चीज़ें दी गई, कंडीशन रखे गए इंडियन के सामने, जैसे कि कुछ कंडीशन क्या थे? फॉर्मुलेट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट डोमिनियन स्टेटस, इसमें भी बात की गई। मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रू द कांग्रेस, ठीक है। जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या तो चीज़ें इसमें बात की गई। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या हमारा? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत ही अच्छा खासा इवेंट था ये इंडियन हिस्ट्री में। कब? 1930 में हुआ, ठीक है। इसमें किस किसने अटेंड किया? मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा, प्रिंसिपली स्टेट, सिख्स, पारसी, लिबरल्स, लिबरेट क्लास, जस्टिस पार्टी, इंडियन क्रिश्चियंस और लैंडलॉर्ड्स, इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके द्वारा अटेंड नहीं किया गया। किसने? कांग्रेस ने और सॉम प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स ने इसको अटेंड नहीं किया। दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उस समय क्या था? कांग्रेस जो है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहा था 1930 में, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कलकत्ता सेशन 1928 में, ठीक है, 1 ईयर का अल्टीमेटम दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमको डोमिनियन स्टेटस दो। फिर उसके बाद से लाहौर सेशन हुआ 1929 में, जिसके जो है कि प्रिसाइड किया था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज्य का रेवोल्यूशन अडॉप्ट हुआ किसमें, लाहौर सेशन 1929 में, जिसको जो है कि प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें जो कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। इसके साथ ही साथ जो कि कांग्रेस व डिक्लेयर इलीगल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसमें जो है कि इस तरीके के जब इंसिडेंट हो रहे थे तो फर्स्ट टाइम जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी के साथ साथ उस समय जो है कि गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था 1930 में, ठीक है। इसमें 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखा था। क्या क्या डिमांड थे वो दूसरे पीडीएफ हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें जो कि तमिलनाडु में जो है कि सॉल्ट सत्याग्रह को किसने ऑर्गेनाइज किया था, सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार कोस्ट में के केलप्पन ने, जो कि वैकम सत्याग्रह के जो कि अभी मैंने बताया हीरो थे। फिर जो कि दरसाना साल्ट पर गुजरात में किसने, सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल, जो कि एक ही गांधी जी के सबसे बड़े बेटे थे। उड़ीसा में किसने, गोपाल बंधु चौधरी ने उड़ीसा में। और इसके साथ साथ बिहार में किसने, अंबिका कांत सिन्हा, ठीक है, अंबिका कांत सिन्हा ने बिहार में साल्ट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें कुछ उसी समय कुछ और भी इंसिडेंट हो रहे थे इंडिया में, जैसे कि नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन इन जमींदारी एरियाज में नो चौकीदारी टैक्स का कैंपेन चल रहा था। नो पेमेंट रेवेन्यू इन रायतवाड़ी एरियाज, जो रायतवाड़ी एरियाज थे वहाँ पे जो है कि किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू ना देने की बात हो रही थी। साथ ही साथ में फॉरेस्ट लॉ थे, सेंट्रल प्रोविजंस पे उसको वायलेट किया जा रहा था। तो हर लेवल पे ना हर कोई अपनी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था इस प्रोटेस्ट में को सफल बनाने के लिए। मोटिवेशनल लाइन्स के साथ आज की क्लास के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है कि 2 वीडियो, ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। यह उस सीरीज की तीसरी वीडियो है, ठीक है। यह उस सीरीज की थर्ड वीडियो है। और इसमें जो है कि हम 26 पेज से लेके जो 36 पेज तक, जो कि लास्ट पेज है, यहाँ तक जितने भी हमारे रिमेनिंग पार्ट्स थे उन सभी चीज़ को इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या, हमारा पहला इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, 1931 में। और किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था 1931 में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें प्रोविजंस क्या थे, इसमें प्रोविजंस ये थे कि जो भी हमारे नेशनलिस्ट जो एक्यूज थे सेडिक्शन, जो राजद्रोह के जो चार्जेस के एक्यूज थे, उनको जो है कि लीगल सपोर्ट देना इस इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का पर्पस था। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। इसमें क्या था, गांधी एरियो इम्पैक्ट कब हुआ था, गांधी एरियो इम्पैक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1931 में। इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, ये देखो, इसको इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि जो कि कांग्रेस जो है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें पार्टिसिपेट करे। क्योंकि कांग्रेस ने जो है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया नहीं था। इसमें गांधी जी के कुछ डिमांड थे। गांधी जी का पहला डिमांड क्या था कि जो भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज कर दो, इरविन जी से बोला। सेकेंड इनका डिमांड क्या था कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको आप रिपल कर दो, ठीक है। ये कुछ डिमांड थे उनके। इन डिमांड्स में से तीसरा चौथा डिमांड क्या था हमारा, कि सेल्फ कंजप्शन के लिए जो है कि साल्ट बनाने का परमिशन हमको जो भी सी कोस्ट पे लोग रहे हैं उनको दे दो, ठीक है। तो इरविन ने इसमें से कुछ को एक्सेप्ट किया, कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया। किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने जो है कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, इस मैटर पे जो है कि दोनों में सहमति नहीं बनी। और इरविन ने इसको जो है कि वायसराय इरविन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ ही साथ जो सेकंड था हमारा, कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड द कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस, जो फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को, उसको जो है कि डेथ सेंटेंस को लाइटर सेंटेंस में कन्वर्ट करने का जो गांधी जी का ये था विचार था, उसको जो है कि इरविन ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा कराची सेशन। कराची सेशन कब हुआ था हमारा, 1931 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, पटेल जी थे। और इसमें कुछ रेजोल्यूशन पास किए गए थे। इस रेजोल्यूशन में पहला क्या था, कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेकर रेजोल्यूशन था। इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार देने की बात कही गई। टू असेंबल पीसफुल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई। उसके साथ फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब मैक्सिमम जो हमारे इस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से मैक्सिमम की बात जो है कि इस रेजोल्यूशन में, कराची सेशन में जो है कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें की गई थी। उसके साथ साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात था, उसमें नेशनल इकोनॉमिक
प्रोग्राम की भी बात की गई थी। तो इस तरीके से आपके पेपर में पूछ सकता है कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात किस सेशन में की गई थी, कौन सी सेशन की गई थी। ये सेशन कौन सा था हमारा, ये सेशन था हमारा कराची सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, कॉम्युनल अवार्ड, ठीक है। कॉम्युनल अवार्ड जो है कि कब अनाउंस किया गया था, 1932 में, और ये किसके रिकमेंडेशन पे, एक लोथियन कमेटी बनी थी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है कि कम्युनल अवार्ड को 1932 में अनाउंस किया गया। इसमें इस समय जो है कि ब्रिटिश के पीएम कौन थे, ये थे पीएम रामसे मैकडोनाल्ड, उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें पीएम कौन थे। इसमें बातें क्या की गई, इसमें इस तरीके से बातें की गई कि इसमें रिजर्व सीट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज फॉर 20 साल, 20 साल के लिए जो है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और जो है कि रिजर्व सीट की बात की गई। इसमें हम कुछ सीक्वेंस देख लेते हैं कि किसको किस समय जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला। मुस्लिम को ऑलरेडी पता है आपको कि 1909 का जो एक्ट था, इसमें जो है कि इनको मिल चुका था। यूरोपियंस को 1919 में, और साथ में सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सबको जो है कि 1919 का जो एक्ट था, इसमें जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था। इसके साथ साथ उसके बाद से डिप्रेस्ड क्लास को भी दिया गया, मराठास को भी दिया गया बम्बई के कुछ सीटों पे, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके का प्रोविजन था कि 3% रिजर्वेशन जो होगा वो ओमेन के लिए होगा ऑल प्रोविंसेस में, ठीक है। और इसमें जो है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, इसको जो है कि नहीं, इसको शामिल नहीं किया गया। इसमें लेबर्स के लिए भी जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व सीट्स की बात की गई। अब नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट इवेंट क्या था हिस्ट्री में, ये था हमारा पूना पैक्ट, जिसको 1932 में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था मदन मोहन मालवीय, जो हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, जो कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था, मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर जी के बीच में 1932 में हुआ था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के बीच में नहीं हुआ था। इसमें जो है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो कंसेप्ट था, इसको रिपल कर दिया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ रिजर्वेशन की बात की गई। रिजर्वेशन की बात किसके लिए की गई, दलित के लिए। सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, दोनों असेंबलीज में दलित को रिजर्वेशन की बात की गई। इसके बाद से जो है कि जब पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, अम्बेडकर जी ने कुछ डिमांड रखे थे, इसके बाद से गांधी जी ने अपना ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो कि 1932 में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1952 में गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में स्टार्ट किया। और इसके साथ ही साथ जो है कि हरिजन नाम से एक वीकली न्यूज़पेपर जो है कि 1933 में गांधी जी ने लॉन्च किया। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, किसने किसने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें देखते हैं ना, फर्स्ट कब हुआ था हमारा, दिसंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। मेनली जो है कि दिसंबर 1930 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1930 में ये स्टार्ट हुआ था, और जनवरी 1931 तक चला था। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट इसमें इसको जो है कि इसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट नहीं किया था, कि कांग्रेस इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी और मेजोरिटी लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये जो इसमें कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद से गांधी एडविन पैक्ट हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। इस तरीके से पेपर में पूछ सकते हैं आपके कि दिल्ली पैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है गांधी एटमी पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। मार्च 1931 में गांधी एटमी पैक्ट हुआ था। और ये किस लिए हुआ था, कांग्रेस को मनाने के लिए कि आप जो है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए। इसकी में जो है कि सेकेंड हुआ कब हुआ, दिसंबर 1931 में, ठीक है। दिसंबर 1931 में जो है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और इसमें जो है कि गांधी जी ने कांग्रेस के साइड से पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ में मदन मोहन मालवीय जी ने पार्टिसिपेट किया। और इस समय हमारे जो वायसराय थे, जो उसमें विडविन थे, वो चेंज होकर कौन वायसराय हो गए थे, इसमें लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट में तो इरविन थे वायसराय, लेकिन सेकेंड में कौन हमारे हो गए, ये हो गए हमारे वेलिंगटन, ठीक है। वेलिंगटन जो है कि हमारे सेकेंड में जो है कि वायसराय होंगे। इसमें जो है डेडलॉक बना गांधी जी और जो वायसराय थे, इनके बीच में जो मेजर जो है कि डेडलॉक बना, जो क्वेश्चन वो था माइनॉरिटीज को लेकर, ठीक है। और इसके बाद से गांधी जी जब रिटर्न हुए हैं, ठीक है, तो सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट इवेंट हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से, ये था हमारा कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में दिया गया। और उसके बाद से पूना पैक्ट जो कि अगेंस्ट 1932 में हुआ था, और ये मालवीय जी और अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। इसके बाद से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, ये भी 1932 में ही हुआ था। इसमें जो है कि कांग्रेस और साथ में गांधी जी, हर लोग, मैक्सिमम लोगों ने इसको बॉयकॉट किया था। और इसके बाद से क्या बनी हमारी कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को बनाया गया, ठीक है। इसमें बनाने की बात कही गई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, पाकिस्तान डिक्लेरेशन। पाकिस्तान डिक्लेरेशन कब आया था, 1933 में आया था।
और इसमें जो है कि एक नारा दिया गया था जिन्ना के द्वारा, उन्होंने बोला था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और परसिस्ट फॉरएवर, ठीक है, ये नारा दिया गया था पाकिस्तान डिक्लेरेशन में, जो कि 1933 में आया था। इसमें पैम्पलेट सर्कुलेट किया गया किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी कब इसको स्टेब्लिश किया गया था, 1934 में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी को स्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। किसके लिए, इनका जो का मेन कंसर्न था ऑपोजिशन ऑफ द कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी 1934 में मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। अब इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कब बनाया गया था, 1934, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे, इसको फाउंड किया गया था बम्बई में, और जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड द मिन्नू मशानी जो है कि इन तीन लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में बनाया था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरीके की पार्टी थी, ये इस तरीके की पार्टी थी कि कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाया गया था, ठीक है, जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये इलेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है, जिस तरीके से स्वराज पार्टी इलेक्शन के अगेंस्ट थी, सेम उसी तरीके से जो है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस इलेक्शन के अगेंस्ट थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यहाँ पे हमने उसी चीज़ को एक चार्ट के फॉर्म में डाल रखा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कि इसमें जो है कि कौन थे, इसमें मेंबर्स में कौन थे, जेपी नारायण सेक्रेटरी थे, आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे, और उसके कुछ और मेंबर थे हमारा बशवंत सिन्हा, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये सब जो है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। इसको 1934 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें जो है कि इसने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। और इसके कुछ यहाँ पे डिमांड थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अब एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या, हमारा लॉटरी कमेटी, लॉटरी कमेटी क्या है, लॉटरी कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया कि फंड्स को कलेक्ट करना फॉर टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के लिए फंड्स को कलेक्ट करने का इसका पर्पज़ था, टू पब्लिक लॉटरीज, ठीक है, इस लॉटरी कमेटी का पर्पज़ था। अब इसके बाद से जो मेजर जो है कि सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारे हिस्ट्री में, ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको 1935 में लाया गया, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजंस को यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसके कुछ प्रोविजंस क्या थे, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। और इसके साथ ही साथ इसमें कहा गया कि प्रिंसिपली स्टेट, इसमें प्रिंसिपली स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। फेडरल एग्जीक्यूटिव की बात की गई, इसमें फेडरल डायरेक्टरी की बात की गई, ठीक है, रिजर्व और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट इसमें जो इसमें इंक्लूड थे। इसके साथ साथ फेडरल लेजिस्लेचर की भी बात की गई, जो कि बाई कैमरल होगा हमारा, और काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स होंगे उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और फेडरल असेंबली होगी जिसमें जो कि हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जो कि सिमिलर टू हमारे लोकसभा के समान होगा। 20% जो बजट होगा वो वोटेबल होगा। ये सारे जो प्रोविजंस थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है आपसे, और पूछा भी गया है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात किस एक्ट में की गई, तो किस एक्ट में की गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसकी बात की गई। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, इसमें कुछ और प्रोविजन थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में। इसमें बोला गया कि डायरेक्सी जो है, ठीक है, जो डीवल वाला सिस्टम था उसको जो है रिप्लेस किया जाए, डायरेक्ट अंडर क्राउन, क्राउन के अंडर में डायरेक्ट किया जाए, ठीक है, और 60% बजट को जो है कि वोटेबल बनाया जाए। और भी इसमें कुछ ये सेपरेट इलेक्ट्रोड था, इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, ओमेन को, डिप्रेस क्लास को, लेबर्स को, इन सबको दिया गया। इसमें पहली बार जो है कि ओमेन्स को जो है कि वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, वोट देने का अधिकार जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि वोट देने का अधिकार किसको दिया गया, ओमेन्स को दिया गया, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में। न्यू स्वराजिस्ट को देख लेते हैं, ये जो है कि असेंबली इलेक्शन को कंटेस्ट करना लड़ना चाहते थे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इसके बाद से स्वराजिस्ट थे, न्यू स्वराजिस्ट, ये जो है कि असेंबली इलेक्शन को लड़ना चाहते थे। अब जो कि फेजपुर सेशन देख लेते हैं, जो कि 1936 में हुआ था, फेजपुर सेशन कब हुआ था, 1936 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। और ये जो कि पहला सेशन था जो कि विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के पेपर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि फेजपुर सेशन जो है कि एक विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसको कब, 1936 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल इंडिया किसान सभा देख लेते हैं, इसको कब
स्टेब्लिश किया गया था 1936 में, इसके द्वारा बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या था, एक पीजेंट फॉर्म ऑफ जो कि किसानों का एक फ्रंट था, जो कि सीपीआई का एक फ्रंट था। इसने जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट है हमारा कि ऑल इंडिया किसान सभा ने, जिसको स्टेब्लिश 1936 में किया गया था, इसने क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया था, मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसको कब लाया गया था 1937 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में लाया गया था। और किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, गांधी जी के द्वारा। और इसको एंडोर्स किसने किया था, जाकिर हुसैन कमेटी ने, जाकिर हुसैन कमीशन ने इसको एंडोर्स किया था और प्रपोज किया था गांधी जी ने। इसमें कुछ आइडियाज़ दी गई थी। इसमें एजुकेशन प्लान में क्या शामिल था कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम लोग एजुकेशन देंगे, ठीक है, फ्री में। और इसमें कुछ ये प्रोविजन थे इसके अंदर में, वारदा स्कीम्स के अंदर में, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो एक हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कांग्रेस मिनिस्टर। कौन कौन से कांग्रेस मिनिस्टर बने 1937 और 1939 में जो इलेक्शंस हुए, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 में। इसके द्वारा जब कांग्रेस कांग्रेस में चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस जो है कि तीन टोटल टोटल 11 प्रोविंसेस में चुनाव हुए थे। इसमें से तीन प्रोविंसेस में जो है कि कांग्रेस जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। ये कौन कौन से थे, बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध में जो है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। और इसके बाद से जब गवर्नमेंट बन गई तो कुछ मेजर्स लिए गए। किस किस तरीके के मेजर्स थे इसमें, टीनेसी एक्ट इन यूपी, ठीक है, टीनेसी एक्ट यूपी में पास किया गया, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, टेकिंग अवे द लैंड लॉर्ड राइट्स, जो लैंड लॉर्ड्स के राइट्स थे उनको जो है कि वापस ले लिया गया। इसके साथ साथ मद्रास में देख सकते हैं कि मद्रास में जो कि टी प्रकाशन कमेटी टू रिव्यू लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू को रिव्यू करने के लिए टी प्रकाशन कमेटी का मद्रास में गठन किया गया। और ये जो मिनिस्टर्स बने थे, जो गवर्नमेंट बनी थी, इसने रिजाइन कर दिया 1939 में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिया एंट्री इनटू वर्ल्ड वार टू, ठीक है। वर्ल्ड वार टू में पार्टिसिपेट करने के मुद्दे पे जो कांग्रेस मिनिस्टर्स की एक गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इसने जो एक डिजाइन कर दिया कितने में, 1939 में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डे ऑफ डिलीवरेंस बोलते हैं, ठीक है, या इसको बोलते हैं ह्यूम एंड निजात, ठीक है। 1939 में जब गवर्नमेंट ने डिजाइन कर दिया। और ये किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ये डे ऑफ डिलीवरेंस किसके द्वारा बोला गया था, जिन्ना, जिन्ना ने बोला था। क्योंकि इनका जो है कि बोला था कि सेलिब्रेट एज द राइवल कांग्रेस रिजाइन, राइवल कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया है। नेशनल प्लानिंग कमेटी को देख लेते हैं, कब लाया गया था, 1938 में लाया गया था। इसके द्वारा इसको, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, बोस थे, जो कि हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट थे। इसी समय जो है कि जब कांग्रेस की हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, तो एक तरीके का नेशनल प्लानिंग कमेटी लाने की बात हुई थी। और जिसको लाने का ईयर कौन था, 1938 था। और इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, नेहरू जी को इसका चेयरमैन बनाया गया। कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो उसके बाद से किस तरीके का हमारा डेवलपमेंट प्लान होगा, ठीक है। तो हरिपुरा सेशन में जो है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी अंदर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बोस के अंदर में, ठीक है, प्रेसिडेंट बोस के अंदर में लाया गया। पीरपुर कमेटी देख लेते हैं, पीरपुर कमेटी कब एस्टेब्लिश हुआ, ये हुआ था 1938 में। पीरपुर कमेटी बनाई गई थी, इसके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा बनाई गई थी। इसमें क्या था, इस पे चार्जेस लगाए गए हैं कि कांग्रेस फॉर इंटरफेरेंस विद द मुस्लिम रिलीजियस राइट, कांग्रेस जो है कि मुस्लिम के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनमें इंटरफेयर कर रही है। ये चार्जेस जो है कि कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम लीग के द्वारा लगाई गई। अब देख लेते हैं हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक कब इसको स्टेब्लिश किया गया था, 1939 में, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये एक तरीके की पार्टी थी जो कांग्रेस के अंदर ही वर्क करती थी, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसमें जो कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में त्रिपुरी सेशन में, ठीक है, त्रिपुरी सेशन में जो है कि कुछ आपस में डिफरेंसेस हो गई थी। त्रिपुरी सेशन कब आयोजित किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1939 में। 1939 में त्रिपुरी सेशन के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ठीक है। अब इंडियन नेशनल आर्मी को देख लेते हैं, ठीक है। इसको जो कि मालाया में, ठीक है, मालाया में मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। और इसके कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो फेज़ 2 था 1943 में, जब जो है कि ये सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए, तब इसका स्टार्ट हुआ फेज़ 2। इसमें क्या क्या किया गया, इसमें क्या क्या सेटअप किया गया प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट को,
अक्टूबर 1943 में जो है कि एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद से बैटल ऑफ कोहिमा हुआ कहाँ पे, 1944 में हुआ था, जिसमें जो है कि ब्रिटिश जो है कि जापान के ऊपर, जो कि ब्रिटिश सेना जापान के ऊपर जीत गई थी। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, और जिसको लाहौर रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, कब लाया गया था, 1940 में लाया गया था। अगस्त ऑफर देख लेते हैं, अगस्त ऑफर कब लाया गया था, 1940 में लाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटिंगो के द्वारा, ठीक है, टू गेट कोऑपरेशन ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2 में इंडियन का कोऑपरेशन लेने के लिए, ठीक है, कोऑपरेशन लेने के लिए जो एक अगस्त ऑफर लाया गया था, एक ऑफर दिया गया था इंडियंस को। इसमें प्रपोजल क्या था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, साथ ही साथ में हम जो है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की है उसको एक्सटेंड करेंगे, और इसमें जो कि मेजोरिटीज इंडियन को लाएंगे। फिर से कुछ इसमें और ये प्रोविजन थे इसमें, ठीक है, कि उसके बाद से कांग्रेस ने इसको क्या किया, इस अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और जिन्ना ने क्या किया था इसको, जिन्ना का इसको कहना था कि हम कंटेस्ट करेंगे, कंसेंट करेंगे, आपके साथ सहयोग करेंगे, बट पार्टीशन ओनली सॉल्यूशन, पार्टीशन ही ओनली सॉल्यूशन है। इसके बाद से नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारे हिस्ट्री में, यह था इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो लाया गया था 1940 में, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, ठीक है, ये जो अगस्त ऑफर आया था लिटिल लॉ के, इसके रिजल्ट के रूप में इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लीजिए कि विनोबा भावे, विनोबा भावे क्या थे, हमारे पहले थे, फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह, एंड जवाहरलाल नेहरू सेकेंड थे, और ब्रह्मा दत्त थर्ड थे, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, सेकेंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और थर्ड कौन थे, हमारे ब्रह्मा दत्त थे। इसके बाद से हमारा क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया, 1942 में आया। इसका एम क्या था कि फिर से जो है कि क्योंकि कोऑपरेशन पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए वर्ल्ड वार 2 में इंडियंस का क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। इसमें जापानी स्टेट मेन इसका मुद्दा था कि जापान जो है कि इंडिया पे आक्रमण ना कर दे, और उसके बाद से एलाइड प्रेशर भी था, जो भी डिफरेंट एक्सिस थे इनके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट, कि वो इंडिया पे हमला ना कर दें। इसमें ये प्रॉमिस किया गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ऑल इंडियन मेंबर्स को बनाने का परमिशन देंगे जब वार खत्म हो जाएगा, तो इस मिशन में ये बातें कहेंगे। ठीक है, जब ये वार खत्म हो जाएगा तो इसके बाद से कोई जो है कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, जो प्लेबिसाइट के द्वारा, प्लेबिसाइट मतलब कि बहुमत के द्वारा, लोगों के जनमत के द्वारा डिसाइड करेगी कि एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री हमको बनाना है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि इसमें और कुछ प्रोविजन है, जैसे गवर्नर जनरल पोस्ट विल बी रिमेन डिफेंस इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, जो भी डिफेंस होगा वो ब्रिटिश के अंदर में होगा। गांधी जी ने क्या किया, इसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लोग, ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, साथ ही साथ में हिंदू महासभा ने, सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने इसको क्या बोला था, एक पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला था, जो हमारा आया था क्रिप्स मिशन 1942 को, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक्स के रूप में बोला था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें मुस्लिम ने जो है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, और ना ही ज़्यादा कुछ इसमें हॉस्टिलिटी थी इधर, मतलब न्यूट्रल थे एक टाइप से। इसमें जो ये मेन पार्टिसिपेंट कौन थे, इसमें गांधी जी थे, राम मनोहर लोहिया थे, जेपी नारायण थे, अरुणा आसफ अली थी, उषा मेहता थी, बीजू पटनायक थे, सुचिता कृपलानी। इन्होंने जो है कि इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। इसमें क्या था, इसका मेन जो है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या था, स्पॉन्टेनियस एंड वायलेंट, जो ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था स्पॉन्टेनियस था और वायलेंट भी था, ठीक है, इस तरीके से पीसफुल नहीं था। और इसी में नारा दिया गया था डू और डाई, डू और डाई काल का नारा इसी में दिया गया था। इस तरीके का कोई कॉम्युनल वायलेंस भी नहीं हुआ था इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में। गांधी जी ने कुछ यहाँ पे बोला था लोगों को, गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला कि आप ये करो, सोल्जर्स को बोला, प्रिंसेस को बोला, पीजेंट को बोला। और ये जो है कि नॉर्थ में और साउथ और वेस्ट इंडिया, मतलब हर जगह पे फैला था। इसमें कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने जो है कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कौन कौन से थे, ये थे हमारे कम्युनिस्ट, सीपीआई, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और प्रिंसिपल स्टेट, इन लोगों ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, उसी समय जो है कि अंडरग्राउंड रेडियो कौन चला रहा था, ये था हमारी उषा मेहता, उषा मेहता जो है कि अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट की। कर्नाटका मेथड क्या था, एक तरीके का वायलेंट मेथड था, जिसमें जो है कि अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बाय फार्मर्स के द्वारा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज लॉन्च की जाती थी नाइट के समय।
इसी समय जो है कि कुछ और इवेंट्स हुए, जैसे कि पैरेलल गवर्नमेंट जगह जगह पर स्थापित की गई। इसमें से पहला क्या था, जातीय सरकार तामलुक वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। ठीक है। आर्म ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया मिदनपुर में, बंगाल बाय सतीश चंद्र समानता। ठीक है। इसका कुछ यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्क भी किया उस समय। नेक्स्ट जो है कि प्रति सरकार सतारा में स्थापित किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है, किसके द्वारा, वाई चौहान और नाना पाटिल के द्वारा। बलिया यूपी में जो है कि चित्तू पांडे के अंदर में, ठीक है, एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया। और इन्होंने जो है कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को आज़ाद भी करा दिया। अब बंगाल फेमाइन देख लेते हैं, जो कि 1943 में आया था। इसके रीजंस क्या थे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है। कि जो फूड था आर्मी को डाइवर्ट कर दिया गया। राइस का इम्पोर्ट जो है कि बर्मा और साउथ ईस्ट से स्टॉप रोक दिया गया। और भी कुछ यहाँ रिफ्यूजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया बर्मा से। ये सब रीजन थे बंगाल फेमाइन 1943 के। अब जो है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला को देख लेते हैं, जो कि 1944 में आया था। 1944 में क्या आया था, राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। इसमें क्या था कि कांग्रेस और लीग के कोऑपरेशन के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था। एक इस तरीके से जो भी डेडलॉक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको खत्म किया जाए। तो इसको जो है कि राजगोपालाचारी ने कुछ सजेशन दिए थे, इसको देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को इसमें। इस पॉइंट्स में था कि लीग जो है कि कांग्रेस के इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है उसको सपोर्ट करे। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है पॉपुलेशन, जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड करेगी जनमत के द्वारा। जनमत के द्वारा डिसाइड होगा कि उनको एज ए सेपरेट स्टेट में जाना है, कि हमको जो है कि इंडिया में रहना है। लेकिन जो है कि उसमें जो है कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट होने की बात की गई थी प्लेबिसाइड में। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था कि बस ओनली जो है कि जो मुस्लिम वोट वाले हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो जो कि प्लेबिसाइड में पार्टिसिपेट करेगी। इस पर जो है कि दोनों के बीच में जो है कि सहमति नहीं बनी। और इसके साथ उन्होंने बोला था कि अगर पार्टीशन होता है तो हमारा जो है कि कॉमन सेंटर फॉर डिफेंस कॉमर्स एंड, देखिए जो भी डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन होगा, ये पावर जो है कि सेंटर के पास होंगे। जिन्ना ने इन सारे जो कि सारे जो फार्मूला में जो भी मेंशन थे, इन सभी चीज़ों को अपोज कर दिया। और उनका क्या कुछ डिमांड थे यहाँ पे, ठीक है, टू नेशन थ्योरी को ने सपोर्ट किया। जो कि कॉमन सेंटर जो का जो प्रोविजन था उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया। इसके पास से क्या आया, हमारा देसाई लियाकत पैक्ट, जो कि 1945 में आया। ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट 1945 में आया। और इसमें जो है कि कुछ इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर बनाने की बात की गई। ठीक है। इसमें कुछ प्रोपोजल क्या थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, ये बातें कही गई। इसमें साथ ही साथ में 20% जो रिजर्वेशन होगा माइनॉरिटीज़ के लिए होगा। इसका भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। इसके बाद से हमारा कौन सा नेक्स्ट इवेंट था, इसमें जो है कि वेबल प्लान आया 1945 में। वेबल प्लान को लाया गया एट शिमला कॉन्फ्रेंस में इसको। इसमें भी कुछ बातें कही गई कि वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी होंगे सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे। बस वायसराय और कमांडर इन चीफ जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। वायसराय के पास वीटो का पावर होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा बोथ हिंदू और मुस्लिम के लिए। ये सब जो प्रोविजन थे हमारे वेबल प्लान में कहा गया। इसके बाद से हमारा देख लेते हैं इवेंट क्या है, आईएनए ट्रायल्स। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए थे 1945 में, किस लिए हुआ था ट्रायल्स, ये हुआ था पब्लिक ट्रायल ऑफ आईएनए एंड प्रिजनर ऑफ वार हु साइडेड विद जापानी। जो भी जापान के साइड में थे उनके अगेंस्ट जो है कि ये ट्रायल्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये कहाँ पे हुआ था, रेड फोर्ट में हुआ था। नवंबर 1945 से मई 1946 तक ये ट्रायल चले थे। इसमें 3 प्रिजनर थे। ठीक है। 3 प्रिजनर थे इसमें। हिंदू के साइड से थे प्रेम सहगल, मुस्लिम के साइड थे शाहनवाज खान, और सिख के साइड थे गुरबाग सिंह ढिल्लन। ठीक है। इनमें जो है कि सभी सेक्शन का सपोर्ट था। ठीक है। फुल कलेक्शन फंड कलेक्शन किया गया इनको बचाने के लिए। कांग्रेस के साइड से कौन लायर थे जो इनको डिफेंड कर रहे थे, तो नेहरू जी थे, काटजू, फूलन भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, इन सभी ने ये जो प्रिजनर थे इनको डिफेंड करने का प्रयास किया। इसमें मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया, साथ ही साथ में यूनिस्ट थे, यूनिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट किया, हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट किया। अब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी देख लेते हैं, जो कि 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन इंडियन म्यूटिनी कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था बीसी दत्त ने। बीसी दत्त ने इसको लीड किया था। इसमें प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट हुआ था, ये हुआ था पुअर क्वालिटी ऑफ फूड थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था आर्मी में, एब्यूज ऑफ सुपीरियर्स ऑफिसर्स, एब्यूज करते थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरवेंशन किया तब जाके ये जो कि रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटिनी था ये खत्म हुआ।
अब इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे इलेक्शन थे, ठीक है। इलेक्शन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पढ़ने से। कैबिनेट मिशन जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 1946 में हुआ था, इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ प्रपोजल थे। प्रपोजल्स क्या थे इसमें? पाकिस्तान डिमांड को, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन में। इसके साथ साथ कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई, ठीक है, कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने का अधिकार आपको देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि फॉर्म हुआ था हमारा, किस पे हुआ था, किस बेस पे हुआ था? ये हुआ था हमारे कैबिनेट मिशन के बेस पे हुआ था, ठीक है। फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट्स, इसकी बात की गई, जिसमें जो कि कॉमन सेंटर होगा हमारा, जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को डील करेगा। और जो भी हमारे प्रोविंस थे उनको सेक्शन ए बी सी के पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई। रेसिडियरी जो पावर थे प्रोविंसेस के साथ रहेगा। 3 TIR एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि यूनियन, सेक्शनल और प्रोविंशियल होगा। इंडिया के पास राइट्स होगा कि वो कभी भी कॉमनवेल्थ से बाहर आ सकता है। ये सभी जो है कि इसमें प्रोविजंस थे। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या है? नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या है? एटली स्टेटमेंट। एटली स्टेटमेंट कब आया था? 1947 में आया था, ठीक है। और इसमें जो है कि ये डेडलाइन फिक्स किया गया है कि हम जून 30 1948 तक जो है कि इस डेट तक जो है कि हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस के हाथ में। इसके बाद से जो नेक्स्ट इवेंट हमारा था, ये था हमारा माउंट बेटन प्लान, जो कि 1947 में आया था। और ये लास्ट ट्राई था कि हम मुस्लिम लीग और जो है कि इंडियन कांग्रेस के बीच का जो डेडलॉक है उसको खत्म कर दें, ठीक है। इसको इन स्टार्ट में क्या बोला गया? डिक्की बॉट प्लान। डिक्की बॉट प्लान इसको बोला गया। और इसके जो प्रोविजन थे इसमें पार्टीशन पार्टीशन जो है कि फर्स्ट टाइम इसको मेंशन किया गया, पार्टीशन के वर्ड को। और इसमें जो है कि दो डोमिनियंस की बात की गई, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई, और ऑटोनॉमी की बात की गई, सोवरेनिटी की बात की गई, राइट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि तो जो भी है पार्टीशन जो है कि लास्ट ऑप्शन बचा था माउंट बेटन प्लान में, जिसको जो है कि फाइनली जो है कि इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें प्रोविजंस क्या थे कि पंजाब एंड बंगाल जो है कि, ठीक है, ये बोर्ड के बेस पे जो है कि इनका पार्टीशन होगा। और इसके साथ जो है कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिचिल्ट में जो है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल था, इसमें रेफरेंडम होगा। बाउंड्री कमीशन एस्टेब्लिश की जाएगी। ये सभी प्रोविजन जो थे इसमें थे, ठीक है। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 आया, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है कि पाकिस्तान और इंडिया दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है कि वर्ल्ड मैप में उभर के सामने आए। इसके बाद से डिक्शन प्लान देख लेते हैं, जो कि 1949 में आया, ठीक है। ये क्यों आया? इसमें जो है कि कहा गया कि हम किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, जो कि दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा विवादित था, मुद्दा था, इसको किस तरीके से हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांटें, ठीक है। इसको लेकर डिक्शन प्लान लाया गया था। सर की पेपर पूछ सकता है डिक्शन प्लान का संबंध किससे है? डिक्शन प्लान का संबंध है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के बंटवारे को लेकर। नेहरू लियाकत पैक्ट देख लेते हैं, जो 1950 में आया था, ठीक है। इसको उसको भी दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ये समझौता हुआ कि हमारे जो दोनों कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा वीडियो है, ठीक है, पूरा का पूरा हमने 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तीनों वीडियो के लिंक जो है कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस 3 वीडियो से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अगर यदि आप इस वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेते हो तो सर्टेन है कि मॉडर्न हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं किसी पेपर में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में से इजीली जो है कि आप जो है कि 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू ही करके आओगे आराम से। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।